गुड मॉर्निंग। मैं वसुधा वर्मा आप सभी का वीके द स्टडी पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ये है मेरे पापा जो कि हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं उसका आंसर दूंगी। इसमें हम लोग इस चैप्टर का हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये जानना है और ये हम लोगों के इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। तो ये जान लीजिए, आज हम इस चैप्टर में इनसे ये पूछूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना है। दूसरी चीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पूरा देखें और अपना सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दें। तो वसुधा जी, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कहा जाता है जिसको हम लोग अपनी नेकेड आई यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब भी यही होता है। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव यानी लिविंग थिंग। ऐसा जीव जो कि बहुत छोटा हो, जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो कैसे हम इसको देखते हैं? इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, जो कि एक मशीन होती है जिससे हम लोग बहुत छोटे छोटे जीव देखते हैं। अच्छा, तो एक मशीन होती है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बताइए। इसमें क्या क्या ऐसी टॉपिक है जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है? इसमें सबसे पहले तो हमको ये अच्छे से ध्यान देना है कि माइक्रोस्कोप क्या मतलब सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन क्या होता है। दूसरी बात ये कि किसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका खोज किया है। अच्छा अच्छा। और इसमें एक थ्योरी दी गई है, वो थ्योरी किसने दी है। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या मेन चीज है? मेन चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। और उसमें जो पार्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो पार्ट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और बैक्टीरिया, इन सब के बारे में हमें फंगस, ये सब के बारे में हमको जानना है। उसके अलावा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं और कैसे हम लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा हमें ये जानना होगा जो उसमें अलग अलग पार्ट्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, उनका शेप, साइज सब क्या होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। और हमें ये जानना है इस चैप्टर में कि यहाँ पे कौन कौन से जो डिजीज होते हैं और किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। अच्छा, इनका डिजीज में जो हार्मफुल होंगे। हाँ। तो जैसे मतलब कुछ डिजीज के बारे में आप बता सकते हैं? जैसे हो गया कॉमन कोल्ड हो गया, या फिर पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब वायरल डिजीज यानी कि वायरसेस से होने वाले डिजीज हैं। ऐसे हम लोगों को सभी के याद करने पढ़ने इसमें। और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है, फूड प्रिजर्वेशन और फूड पॉइजनिंग। अच्छा, जैसे वायरस आप बताइए कि स्मॉल पॉक्स होता है और मीसल्स होता है, मीसल्स होते हैं, चिकन पॉक्स भी होता है इसी में, चिकन पॉक्स होते हैं, ये वायरस से होते हैं। तो बैक्टीरिया से भी कुछ होते होंगे? हाँ, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, और भी कुछ होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है मतलब उतना। अच्छा। ये कुछ होते हैं जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज हम जो है उस टॉपिक जब पहुंचेंगे तब इसको वहाँ पे डिटेल पढ़ना है, हमको सिम्टम पढ़ना है और कैसे उसको हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन रोगों से। तो ये चीज जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे जो है इसको बताना होगा। तो आज हम इनसे सबसे पहले पूछूंगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक शब्द आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमें, ये माइक्रोब्स क्या चीज होता है? माइक्रोब्स को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग माइक्रोब्स भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए इनकी किताब हमारे सामने है और इन्हीं किताब से हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर लिखा है माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, दो शब्द हमको दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है? पहला है माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये दोनों हमको बढ़िया से आप समझाइए। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी उसे कहा जाता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका स्टडी या फिर उसकी पढ़ाई को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और जो लोग माइक्रोबायोलॉजी करते हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं जो लोग, उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें देख रहे हैं एक हेडिंग है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब होता है? पहले मतलब बता दीजिए हमको। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदी बताइए इसका हिंदी क्या कहने मतलब ये है कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में या फिर उनकी विशेषताएं जो है ये इसमें जानना है। उनके लक्षण जो है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। हिंदी स्टूडेंट जो हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी पढ़ने वाले,
तो उनके लिए समझिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव। तो ये जो पहला इससे पूछे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है कि सामान्य लक्षण, सूक्ष्म जीवों का सामान्य लक्षण। तो सूक्ष्म जीवों का जो सामान्य लक्षण है वो क्या है? सबसे पहली बात कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर। अब सिंगल सेल का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें केवल एक सेल होता है, जो कि एक सेल होते हैं। हाँ। और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि जिसमें बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। हाँ हाँ। और कुछ ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि अलोन यानी अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर अकेले रहते हैं, और कुछ कॉलोनी में मिलते हैं यानी कॉलोनियल होते हैं। हाँ, तो ये जो सिंगल सेल होते हैं उनको एक शब्द है हमने पढ़ा है, सिंगल सेल वालों के लिए कोई नाम दिया गया है? यूनिसेलुलर कहा अच्छा, जाता है। उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, यानी कि एक कोश की जीव। और जो मल्टी सेलुलर होता है उसको बोलते हैं बहुकोश की जीव, है ना। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह या तो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि एक कोश की होते हैं, या बहुकोश की होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं ना। यही है। और दूसरा क्या है लक्षण? दूसरा ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। नहीं देख सकते, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम ऐसे जिस तरह देख रहे हैं इस तरह नहीं देख सकते हैं किसी कीमत पर। अगर हमको देखना है तो हमको सूक्ष्मदर्शी का यानी कि जो माइक्रोस्कोप है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस मतलब ऐसे ज़्यादा, ये मान लीजिए इंग्लिश शब्द कहीं यूज कर रही हैं, कहीं हम हिंदी बात करेंगे, तो दोनों अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बातें स्पष्ट होगी, इसलिए हम भी उसी बात को रिपीट कर देते हैं। तो तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लैंड पर भी रहते हैं, हाँ। या फिर स्प्रिंग हॉट वाटर यानी जो बहुत गर्म पानी होते हैं वहां तक भी रहते हैं। मतलब वो ऐसी ऐसी जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर हम लोगों को यानी ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को रहना बहुत मुश्किल है, वो लोग वहां रह नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के ये बताना इनका हैबिटाट कहाँ है, मतलब हाँ। कैसे कहाँ पे रहते हैं ना। हाँ। तो कहाँ पे रहते हैं? ये एयर में भी रह सकते हैं, हाँ। वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। और एयर की बात मैं करूं तो हर जगह, मतलब कुल मिला के यहाँ तक कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। अंदर कहने का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जानवरों के शरीर के अंदर है, बाहर भी हैं। अभी हम बात करें, मेरा ये हाथ है, हाथ पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि हम ऐसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने बताया है जो भी सूक्ष्म जीव होता है उसको नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हैं। देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अगर माइक्रोस्कोप से आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हजारों आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ेंगे, सूक्ष्म जीव। और पेट के अंदर कैसे रहते हैं, आप एक चीज पढ़े होंगे, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होता है, यानी कि जो घास खाने वाले पशु होते हैं, जैसे बैल है, भैंस है, बकरी है, तो ये सब के पेट में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है। और कहाँ पे होती है? वो सीकम में होती है ना। हाँ। वो क्या करती है, जो सेलुलोज होता है उसको पचाती है। तो कहने का मतलब पेट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये अगर आपसे कोई पूछे या आपको जानना है तो समझिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है, यही है ना। और अगला क्या है? जब क्या कहते हैं, अभी इस पे हम आपका जो यहाँ पे हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पे हम डिस्कस कर लेंगे इस पे। तो और अगला उसके बाद ये आता है कि जब वहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहते हैं, तब वो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो अपने ऊपर एक कवर लगाते हैं, एक उनके ऊपर वॉल आ जाती है उस टाइम पे जो कि बहुत हार्ड होती है, उनको सेफ रखती है, उसका नाम होता है सिस्ट कहा जाता है। हाँ। और जब वो मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशंस जो है वो खत्म हो गई, सब कुछ सही हो गया है, फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तब उसके ऊपर का जो वॉल होता है वो बर्स्ट कर जाता है, यानी कि टूट जाता है, फूट जाता है। उसके बाद से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को डबल ट्रिपल करने लगते हैं। हाँ, इनको हम सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमको समझाएंगे, जो हमारे समझ में आ रहा है वही बातें हम बताएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब जब इन सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है, मतलब इनके अनुकूल नहीं है। जैसे ये रहना चाहते हैं कि भाई 20 डिग्री टेम्परेचर में रह पाएंगे, लेकिन उस समय 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो क्या है, इनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है। और उस समय ये जो सूक्ष्म जीव हैं क्या करेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, सोच लीजिए। और वो लेयर इनको उन प्रतिकूल परिस्थितियों बचाता है। जब ये कभी
जब अनुकूल परिस्थितियां आती है यानी कि फेवरेबल कंडीशन होता है, उस समय ये जो सिस्ट होता है उसको तोड़ देते हैं, ये ब्रस्ट कर देते हैं और ये बाहर निकल आते हैं। फिर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, माने 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, मतलब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 64 होगा, इस तरह ये होना शुरू कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर है कुछ बताइए। ये नेक्स्ट है कि लास्ट है, जो लास्ट कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसा मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और सेप्रोट्रॉपिक भी होते हैं। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं सेप्रोट्रॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, सेप्रोट्रॉपिक क्या चीज है ये बता दीजिए हमको। सेप्रोट्रॉपिक उन्हें कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स या फिर चीजों पे, फूड पे डिपेंड होते हैं। मतलब कुल मिला के ये जो अपना भोजन है, अपना जो न्यूट्रिएंट्स है, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। कहने मतलब जो मरे हैं या सड़े गले हैं वहां से अपने भोजन को ये लेते हैं, उनको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक, है ना? सेप्रोट्रॉपिक, ठीक। जैसे इसका एक एग्जांपल भी है, जब हम लोगों के टमाटर पे कोई सब्जियां सड़ जाती हैं तो उससे अपने फंगस लग गए हैं या कोई कुछ ऐसा आपने देखा होगा, क्योंकि जो फंगस होते हैं वो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, तो ये सेप्रोट्रॉपिक है। तो ऑटोट्रॉपिक शायद सब जानते होंगे कि वो जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाएगा। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हेटेरोट्रॉपिक कहा जाएगा। और एक पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक से कोई जीव है और वो जिंदा है, उसके शरीर पर ये रह रहा है, उनसे भोजन ले रहा है, उसी पे रह भी रहा है, उनसे खा भी रहा है, उनको पैरासाइटिक कहा जाता है। हालांकि रास्ते में जैसे आएगा आपको हम उस पर डिस्कस करते चलेंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब कुछ होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स भी होते हैं, सबकी नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, और बहुत सारे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। ये कहने का मतलब है। तो वसुधा जी एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको किसने खोज किया है? इसको एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा है। ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, हाँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बड़ा कठिन नाम है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको शॉर्टली बोला जाता है एवी ल्यूवेनहॉक बोलते हैं। अच्छा, शॉर्टली में। ये इनके बारे में कुछ और बताएंगे? ये एक डचमैन है। तो इसमें मैंने ये भी नोटिस किया है कि डचमैन जो होते हैं सब समझते हैं कि डेनमार्क के होते हैं, मगर वो डेनमार्क के नहीं बल्कि पोलैंड वगैरह वहाँ के होते हैं। पोलैंड के नहीं है, ये हालैंड के हैं। हाँ, हालैंड या नीदरलैंड के हैं। हाँ, वहाँ के हैं। और ये डच लोग भी हमारे यहाँ, हमारे देश में जो है ये भी आए थे। हाँ, जैसे अंग्रेज लोग आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, वैसे डचमैन भी आए थे यहाँ पे। और उससे कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, ये डचमैन होते हैं वो डेनमार्क के होते हैं। पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि डेनमार्क के होते हैं, मगर वो डेनमार्क के नहीं होते हैं। डेनमार्क के नहीं थे, यानी कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन है, एंटोन है, एंटोन। अच्छा, एंटोन वॉन, अच्छा, हाँ, ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक डचमैन है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी कि सूक्ष्म जीव का खोज किया, डिस्कवर किया है। तो कैसे किए हैं? इन्होंने एक अपने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और वो उसको चेक कर रहे थे कि वो सही है या फिर नहीं। तो उन्होंने रेन वाटर से चेक किया। जब उन्होंने रेन वाटर में देखा, उन्होंने देखा कि कुछ लिविंग थिंग है उसके अंदर जो कि क्या कहते हैं मूव कर रहा है। तो उन्होंने इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की और उन्होंने उसका नाम क्या कहते हैं बैक्टीरिया रखा। मतलब कहते हैं कि अच्छा, ये बैक्टीरिया उसका नाम रख दिया। हाँ, इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया है। कि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की। हाँ, कहा जाता है कि इन्होंने दो किया था, एक पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोज किया था और एक बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया की भी खोज इन्होंने किया था, और पानी में ही इन्होंने पाया था, जो वो भी रेन वाटर जो था। हाँ। तो संयोग की बात थी, मेरे ख्याल से ऐसा था कि जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज किया था, खोज नहीं किया था, सॉरी, इन्होंने बनाया था अपने आप। और बहुत सारे लोग भी साइंटिस्ट अपने आप बना करके ही उस पर रिसर्च करते थे। तो जब ये बनाए थे तो ये उस समय संयोग की बात थी, बरसात हो रहा था, तो बरसात का पानी स्लाइड पे रखे और रखने के बाद उस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको जब उन्हें देखा, उसमें उनको कुछ जीवित जीव दिखाई पड़े जो मूव कर रहे थे। और जब उनको हटाया, स्लाइड को देखे, तब साफ दिखाई पड़ा पानी, फिर लगाए, फिर वही जीव दिखाई पड़ा। तब उनको लगा कि ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम अपनी इन साधारण आंखों से, अब साधारण आंख ही कहा जाएगा, हालांकि विशेष आंख होती है, तो मतलब इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम दिया इन्होंने, इतना छोटा होता है। तो इसके बाद धीरे धीरे करके वो बैक्टीरिया की भी खोज किए थे। तो ये दो चीज याद करना है कि माइक्रो
ऑर्गेनिज्म की खोज एंटोन वान लीeuwenhoek ने किया है और बैक्टीरिया की भी खोज किया है। और दूसरे हैं लुईस पास्चर, जिन्होंने भी बैक्टीरिया की ही खोज की है, मगर उन्होंने एयर में खोज की थी उसकी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरिया खोज किए थे ये? बैक्टीरिया के कहा जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया खोज इन्होंने किया था। हाँ। नहीं, इन्होंने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोज किया था, लेकिन ये हवा में खोज किए थे। हाँ। हवा से इन्होंने बताया, जैसे ये बताया पानी में पाया जाता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा में भी रहते हैं, पानी में रहते हैं। इन्होंने सिद्ध कर दिया था एंटोन वान लीeuwenhoek ने। हवा में जो सिद्ध किए इन्होंने बताया, लुईस पास्चर ने। तो इसके अलावा लुईस पास्चर का एक और बहुत बड़ा वो है हाँ, रोल उन्होंने है। क्या किया, वो पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लुईस पास्चर है उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि थी द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अच्छा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, और इनको बैक्टीरियोलॉजी के पिता कहते हैं, है ना, माने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्यों कहा जाता है, बता सकती हो? उन्होंने बताया था कि क्या कहते हैं, बैक्टीरिया का जो अध्ययन, यानी बैक्टीरिया जो होता है उसके बारे में जानकारी या फिर उसको पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, मेरे ख्याल से इसलिए उनको एक लाइन में अगर आपको मैं बता दूं, ये आपकी बुक है, आपने इसको पढ़ा है, हम भी इसको पढ़े हैं, तब भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इन्होंने जो लुई पास्चर थे, इन्होंने ये बताया था कि जैसे कि जो पशुओं में बीमारी हो जाती है या ह्यूमन में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कुछ प्लांट में बीमारियां हो जाती हैं, उसका जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है। और वो बैक्टीरिया के ऊपर बहुत अध्ययन किए हैं, बहुत स्टडी किए थे बैक्टीरिया को, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने एक जो बुक लिखा है, जिसको आपने अभी बताया, क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए पॉपुलर है। तो आप अगर बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर को दो नाम से आप तैयार कर लीजिए, चाहे उसको नोट डाउन कर लीजिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। पहली चीज तो लुई पास्चर जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। दूसरा, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, उस थ्योरी का नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो टाइप से कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसे कहा जाता है, या किसने दिया, सॉरी। तो आप बताएंगे कि लुई पास्चर ने दिया, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई पास्चर ने कौन सी थ्योरी दिया है, तो आप उसका नाम बताएंगे। उस थ्योरी का नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आगे हम आप ये बुक में देख रहे हैं, एक रॉबर्ट कोच है भाई, तो रॉबर्ट कोच के बारे में थोड़ा बताइए। ये रॉबर्ट क्यों कोच आपकी बुक में आ गए? जो रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने क्या कहते हैं, एक डिजाइन कहता है, उन्होंने एक टेक्निक डिजाइन की थी। हाँ। जिससे हम लोग जो बैक्टीरिया उसको हैंडल करने के लिए एक टेक्निक उन्होंने डिजाइन की थी। अच्छा, उन्होंने बैक्टीरिया को कैसे हैंडल किया जाए, हाँ। जो टेक्निक को डिजाइन किया था, इसके कारण ये रॉबर्ट कोच को इसमें नाम जाने दिया जाते गया। हैं। अच्छा, रॉबर्ट कोच के हम अगर बात करते हैं तो हमको एक रॉबर्ट ब्राउन, एक रॉबर्ट हुक है। हाँ, तीन लोग हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और ये भाई साहब हैं रॉबर्ट कोच, जो आपकी किताब में भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक के बारे में आप बता सकती हैं? हाँ, जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था अपना। हाँ। और वो उस समय जो कॉर्क होता है, लकड़ी का कॉर्क होता है, हाँ। उसके क्या उसकी पतली स्लाइड कट की थी। और उन्हें उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे उससे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, बहुत सारे। हाँ, जैसे हनी कम्ब, या फिर जैसे मधुमक्खी की छत्ता होता है, हाँ। वैसे। हाँ। लेकिन वो कहते खाली थे। तब उन्होंने उसका क्या नाम दिया, उसका उन्होंने सेल नाम दिया। इन्होंने ही कहा जाता है कि सेल की खोज की है। अच्छा, तो क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, सेल की खोज। और एक थे रॉबर्ट ब्राउन की बात कर रहे थे। रॉबर्ट ब्राउन कैसे जानेंगे? पहली बात है कि ये ऐसे समझ लेते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो सेल की खोज की थी, वो डेड सेल था। क्योंकि जो लकड़ी होती है, या फिर जो लकड़ी ली कॉर्क वो डेड थी, तो उन्होंने डेड सेल देखा था। लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। या ये कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की खोज अगर उन्होंने किया है तो रॉबर्ट ब्राउन किए हैं, और कोशिका की जो खोज की है तो रॉबर्ट हुक किए हैं। और ये भाई साहब हैं रॉबर्ट कोच, जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को कैसे हैंडल किया जाए, इसकी इन्होंने एक डिजाइन, एक टेक्निक बनाई, उसका एक डिजाइन दिया, और इसलिए पॉपुलर हुए। तो भाई जो भी लोग हैं पॉपुलर हुए, पॉपुलर होने का कोई ना कोई कारण है ना। तो ये तीन लोग को समझिएगा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच। तो हालांकि हम रॉबर्ट हुक के बारे में हम डिटेल में जब सेल पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। इस बुक में है, क्योंकि पुरानी किताब में है ना, तो पुरानी किताब में रॉबर्ट हुक मानी कोशिका है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ना।
और शायद नया जो सिलेबस है उसमें नहीं है उसमें डिलीटेड चैप्टर है, डिलीटेड चैप्टर हो गया, क्योंकि अब 2023 से जो है जो चैप्टर आए हैं 8th में, उसमें से 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि हटा दिए गए हैं, लेकिन तब भी हम उसको पढ़ाएंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे ना। तो आगे आपके इस बुक में दिखाई पड़ा हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमको फिर से आप इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, या फिर उनका निवास कहाँ हाँ, होता है। तो सबसे पहली बात कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एयर में होते हैं। दूसरी बात कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं। अब सॉइल आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डिजर्ट में कितनी मतलब गर्मी कैसे भी होती है। सॉइल हो, चाहे वो डिजर्ट हो, हाँ चाहे वो बता मर्शी दीजिए। लैंड की हो, क्योंकि जो डिजर्ट होता है वहां पे इतनी गर्मी होती है कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए रहना बहुत मुश्किल है। अब वैसे में अगर रहे मगर वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो मर्शी लैंड में भी रहते हैं। अब काफी लोग सोचते हैं कि मर्शी लैंड क्या होता है। मर्शी लैंड मतलब दलदल जो होता दलदली, है, हाँ, दलदली जमीन होती है, वहां पे नहीं, मतलब वहां पे हम लोग नहीं रह सकते, तो मगर मतलब ये बैक्टीरिया वहां है, पे प्रेजेंट होते हाँ, हैं। मतलब जैसे यहाँ सामान्य जमीन है यहाँ पे भी रह सकते हैं, और अगर बहुत सूखा है, हॉट एरिया है तो वहां भी रह सकते हैं, और ठंडा एरिया है तो वहां भी रह सकते हैं। ऐसा ही नहीं है, हाँ, है ना। कोल्ड एरिया और में रह सकते जो हैं। बता रहे हैं आप मर्सी लैंड है वो भी रह सकते हैं। तो और कहाँ रह सकते हैं। और जैसे वाटर में हो गया, नॉर्मल वाटर में प्रेजेंट ही रहते हैं वो। हाँ। बाकी जो हॉट स्प्रिंग वाटर होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा हाँ, बहुत ठंडा पानी होता है, वहां पे भी वो लोग जैसे रहते कि थे। ध्रुवों पर बात करें, ध्रुव पर हाँ। देखिए पूरा बर्फ जमा रहता है, बहुत पोल्स ठंडा पे, होता हाँ। है, तो वहां पर भी लेकिन सक्रिय नहीं होते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। वहां भी पाए जाते हैं। और नमकीन जो समुद्र पानी है, खारा हाँ, पानी सॉल्टी है, वाटर वहां पे भी रहता सॉल्टी है। वाटर में, मतलब हर जगह देखा जाए तो पाए जाते हैं। तो और इसके अलावा कुछ इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर उनके ऊपर भी पाए पाए जाते हैं। जाते हैं। यहाँ पे हैबिटाट की बात डिपेंड है, वो तो अलग चीज है। और दूसरी बात है, हम भी ये बताएं, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी पाए जाते हैं, उसके अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सा डिस्कस किया था, किससे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो जैसे हमने कहा कि कौन सा जो शरीर के अंदर पाया जाता है, सेलुलोज को पचाने वाला ना, बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया वो। है, तो वो अंदर भी पाए जाते हैं। तो मतलब अगर हम ये कहा जाए तो जैसे कहते हैं भगवान हर जगह पाए जाते हैं, कहीं पर भी वो रहते हैं, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कहीं पर भी आप उसको पा सकते हैं। चाहे हवा में देखेंगे तो हवा मिलेगा, धरती पर मिट्टी में देखेंगे तो हर टाइप की मिट्टी में प्रेजेंट रहेगा, पानी की बात करते हैं तो पानी में हर टाइप का पानी, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, या जो है वो गंदा हो चाहे साफ हो, नमकीन हो चाहे जैसे हो, सब पानी में पाए जाते हैं। माने हर जगह सड़ा गला मरे हुए व्यक्ति के ऊपर, सड़े गले वस्तुओं के ऊपर, स्वस्थ व्यक्तियों के ऊपर, अंदर मतलब यहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। हाँ। है ना। तो ये स्थिति है कि ये हर जगह प्रेजेंट होता है। और आप इसको बताइए, इतना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम पढ़ेंगे और तो कैसे पढ़ पाएंगे, इसको हमको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तो क्या इसको क्लासिफाइड किया गया है? हाँ, किया गया है। 5 पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। किस किस चीज में? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कहते हैं, जो सिंगुलर में होता है उसको हम लोग बैक्टीरियम कहते हैं। अच्छा। और उसके आता है फंगी। फंगी प्लूरल में है, और सिंगुलर में उसको हम लोग फंगस कहते हैं। और एल्गी प्लूरल में है, सिंगुलर में एल्गा बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, प्लूरल में है, शॉर्ट में सिंगुलर में हम लोग उसको प्रोटोजोआंस बोलते हैं। और जो वायरसेस जो कि प्लूरल में है और सिंगुलर में वायरस। तो ये 5 भागों में बांटा गया है। आपका बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ, वायरस है। ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और मुझे लगता है कि बस इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 2 चीज पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सबको डिस्कस करना है? बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी में क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया और फंगी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके हैबिटेट क्या होते हैं, उनके साइज, उनके शेप्स, और अगर उनके पार्ट्स डिवाइडेड हैं, उनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि उसको पढ़ेंगे। उनका रेस्पिरेशन कैसा करते हैं, उनका न्यूट्रिशन और उनका रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये चीज पढ़ेंगे। तो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार।